जिज्ञासु श्रोताओं, आप सबका अभिवादन। भाषा संस्थान की ओर से इससे पहले वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हमारी चीजें थी, वो थोड़ा सा स्तर, थोड़ा सा मैं इसलिए बदनाम हूँ कि मेरा स्तर काफी ऊंचा रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि प्रयास करो ना, तो सामान्य स्तर का बच्चा भी हमारी चीजों को समझ सकता है। हाँ, ये जरूर है, अब इस टेक्नोलॉजी के युग में यदि आप बार बार देखें उसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ, यदि कोई आप परीक्षा देने जा रहे हो, तो क्या आपकी आपकी जो आपकी जो स्तरहीन आपकी तैयारी है, आपकी जो मामूली तैयारी है, क्या उसके आधार पर प्रश्न बनेंगे? नहीं ना। तो मैं आपके स्तर से ना बना के प्रश्न और चीजें परीक्षा के स्तर से बनाता हूं। लेकिन टेक्नोलॉजी आपको इस चीज की सुविधा देती है कि आप अपनी योग्यता को इन वीडियोज को बार बार देख के बढ़ा सकते हो। तो आप प्रयास करें। हालांकि आप गौर करेंगे ना, तो मैं बिल्कुल बच्चे के लेवल से चीजों को लेता हूँ। तो मैंने 1 2 3 4 जो ली है ना, इसको 2 बार 3 बार पढ़ोगे, वर्ण वाली बात ठीक से सुनोगे, तो आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बार बार करो, एक ही तरीका बार बार करो। अच्छा, हमसे पढ़ने का फायदा ये है कि आप तमाम कचरा जो दिमाग में इकट्ठा करोगे, उससे आप बच रहे हो। ये आप धन्यवाद बोलो हमें कि मैं आपको किसी कचरे को आपके दिमाग में नहीं आने दे रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, दुनिया भर का कचरा लेके आता है वो। अब वो कचरा बाहर करना, फिर सही बात बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई, समय वही है, दिमाग वही है, तो सारा कचरा भर जाए, फिर कचरा निकालो, फिर सही बात बताओ, कितना मुश्किल काम होता है। तो भाषा संस्थान में पढ़ने वालों की खासियत यह है, उनको कचरा दिमाग में भरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझो आप सौभाग्यशाली हो। यदि कहीं पढ़ के आप मेरे पास पढ़ रहे हो, तो समझो कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। यहाँ पे वेस्ट होने से बचने के लिए क्या करना है, आप पिछली सारी चीजों को भूल जाओ। बस मैं तो ये कहूंगा, समय बचाना चाहते हो तो पिछली सारी चीजें भूल जाओ, एक तरफ करके फेंक दो आप, और मेरी चीजें, भाषा संस्थान की चीज को क्रमशः लेते चले जाओ। देखो, आपका काम सही रहेगा। और पता चला आप मेरी बात को दूसरे से तुलना कर रहे हो ना, तो हो गया सत्यानाश। क्योंकि वो जो कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे को आप यदि गुणवत्तापूर्ण बात से तुलना करोगे, तो आपके मन में संदेह पैदा होगा। जो अशुद्ध चीज आपसे सीखी है, वो आप इससे करोगे, तो आपको अशुद्ध और शुद्ध के बीच में न घर के न घाट के कहीं की नहीं रहोगे, गड़बड़ हो जाएगा। मैं आज आपको कह देता हूं, मैं जो भी कह रहा हूं ब्रह्म वाक्य है। आप उसको रट्टा मार लो, कहीं न किसी रूप में वो प्रश्न आएगा और होगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि सर भूल गए होंगे। मेरे भूलने का सवाल ही नहीं उठता, ध्यान रखना। मैं आज बोल दूं, मैं बचपन से बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहा हूं। नंबर 1, सौभाग्य से मुझे बहुत आला दर्जे के हमें अध्यापक मिले। प्रातः स्मरणीय चरणों से मैंने पढ़ाई की, जिसके नाम भी आप सुनोगे ना, आप ताज्जुब कर जाओगे। मैं अपनी व्याख्या वृत्तांत सुनाने नहीं बैठा हूं अभी। जिन आचार्यों के नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज है, उन लोगों के साथ हम डिस्कस करते थे। तो आला दर्जे गुरु मिले, आला दर्जे की मेरी बुद्धिमत्ता थी, आला दर्जे के मेरे माँ बाप थे जिन्होंने पढ़ने को सब कुछ माना। ये सारा सबके साथ नहीं होता है। और फिर इसके बाद मैंने खूब डट के पढ़ाई की। मैंने अपनी पूरी जवानी दी है इस भाषा को, पूरी जिंदगी जवानी दी है। जिस उम्र में लोग ऐश करते थे, मौज मस्ती करते थे, मैंने सारी जवानी एक एक पल भाषा को दिया है। ऐसा तपस्वी बहुत मुश्किल से मिलता है। और चौथी बात, मैंने तमाम जो परीक्षाएं देनी थी, सारी परीक्षा टॉप की, प्रथम स्थान पे। वो टॉप का मतलब पहला स्थान हासिल किया। पांचवी बात, मैंने इन सारे पदों को छोड़ा। और छठी बात, सफलतापूर्वक मैं पढ़ा रहा हूँ। जिनको जिनको पढ़ा रहा हूँ सब टॉप हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति एक साथ मिल जाए, माफ करना, आत्म प्रशंसा करनी नहीं चाहिए। यह आत्म प्रशंसा है भी नहीं, यह आत्मश्लाघा नहीं है, यथार्थ कथन है ये। क्योंकि मैं यदि नहीं बताऊंगा आपको, तो मेरी बड़ाई क्या कोई दूसरा थोड़ी करेगा। मेरी जो यथार्थ है वो कोई नहीं बताएगा। लोगों की आदत होती है बुराई देखना, तो मेरे तो दूसरी दूसरी बातों को लेकर वो बुराई फैलाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम प्रामाणिक इसलिए हैं क्योंकि हमारे गुरु बड़े श्रेष्ठ थे, महान गुरु थे।
उनका नाम यहाँ पे कोई कोई मतलब ही नहीं है बोलने का। वाराणसी, वृंदावन और इस क्षेत्र के जो गुरुजन थे उनसे आप कोई व्याख्या करना बेकार है। कभी मांग होगी, बात होगी तो मैं पूरी परंपरा जहाँ से मैं पढ़ा हूँ बताऊंगा कभी। मेरा खाली इतना सा कहना, इससे पहले हमने क्या लिया था, हमने संधि स्वर संधि पूरी कर ली थी। आज मैं हिंदी व्याकरण 12वां पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वर संधि का अभ्यास करूंगा मैं, और किसी को विशेष तौर से हमसे संपर्क करना है तो आप मेरे से या मेरे यहाँ प्रतिनिधि हैं उनसे, इनसे नंबर से बात कर सकते हैं। और मैं अभी भी मानता हूँ कि जो ऑफलाइन की क्लास होती है उसका कोई जवाब नहीं है। यदि आपको टॉप करना है तो ऑफलाइन क्लास महत्वपूर्ण होती है, और सामान्य रूप से आपको खाली पास होना है तो ऑनलाइन क्लास भी आप कर सकते हो। तो आज 12वें पाठ के अंतर्गत हम लेने जा रहे हैं क्या, हम लेने जा रहे हैं स्वर संधि का अभ्यास। स्वर संधि में कैसे अभ्यास करने हैं, जैसे मैंने बताया था स्वर संधि में जो है ना, एक चीज है सरल, एक चीज है कठिन। इसके मैं कुछ उदाहरण लूंगा। सरल सरल तो सबको आता ही है, कठिन वाला उदाहरण लूंगा मैं थोड़े से। और फिर स्वर संधि में एक होता है अपवाद। अपवाद अब होता क्या है, इसमें से आता है 50% प्रश्न। कुछ भी होगा, या तो संधि हो या उपसर्ग हो या प्रत्यय, सब में से। जैसे संधि है ना, तो 50, जैसे किसी के 10 प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में संधि के, तो 50 यानी 5 प्रश्न तो आएंगे आपके सरल, 3 आएंगे कठिन और 2 आएगा आपका अपवाद। तो कितने हो गए, 5 और ये 30%, हाँ 3 क्वेश्चन, और ये 20% 2 क्वेश्चन। तो कितने होंगे, 5 3 8 9 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पास कराएंगे। समझे? तो यदि आपको ये आता है अच्छी बात है, ये आता है आपको 30% भी आता है तो और अच्छी बात है, आप 30% बढ़ गए। यदि आपको अपवाद भी आता है तो समझो आपने मोर्चा मार लिया, आप सफल हो गए, संधि में आपका उद्धार हो गया। और बूंद बूंद से घट भरता है, संधि प्रत्यय उपसर्ग हर चीज को आपको बारी बारी से बढ़िया से सीखना होगा। और सारे प्रश्नों में 3 चीजें होती हुआ करती हैं। तो आइए मैं इसको लेता हूं और देखिए। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं सामान्य, फिर लूंगा क्लिष्ट, फिर लूंगा अपवाद, फिर मैं लूंगा मिश्र। मिश्र का मतलब तीनों को मिला के जब पूछा जाता है तो फिर भ्रांति की स्थिति हो जाती है। तो देखिए सामान्य में क्या है, हिमालय, आपको पता होगा हिमालय कैसे बनेगा, तो इसको बनाइए आप। अब क्लिष्ट में देखिए ये स्थिति है, क्लिष्ट में मैं क्या लूंगा, प्रत्यक्ष लिया, यथेक्ष लिया। अब ये क्लिष्ट है थोड़ा सा, है ना, इसके बहुत सारी सूची है, लेकिन एक बार आप इनको लेके चलो, आप बनाओ इनको, चलो मैं फिर इसका उत्तर दूंगा। आप पाएंगे कि इसी में से कई शब्द ऐसे इसका विच्छेद आपसे सही नहीं हो पा रहा है इसमें। तो इसमें यदि धर्म संकट है तो ये तो 50% ही है, और यथेक्ष वाला जो है ना ये 30% है, इसमें आपको दिक्कत आएगी, इसमें आपको असुविधा होगी। और ये वाला तो समझो ये असुविधाओं का ही, क्लिष्ट का ही ये समूह है, इसमें एक भी आपको नहीं आएगा यदि आपने इसको याद नहीं किया है। तो जब तक 50 30 100 20% जुड़ के सब 100 नहीं बनते हैं, तब तक आप किसी भी टॉपिक में, ग्रामर में, देखो मैं व्याकरण की बात कर रहा हूँ, व्याकरण में यही रेशियो होता है, यही औसत होता है 50 30 और 20 का। तो आइए करते हैं। और ये एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से हांडी में से चावल निकालने जैसा काम है। ये मैं हांडी में से चावल दे दिया, यदि आपको सब आ रहा है इसका मतलब बहुत अच्छे हो आप, तो नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, संधि को 3 भागों में बांट के आपको सीखना है, ये सामान्य, ये कठिन और ये अपवाद। तो आइए करते हैं, पहले आप कर लो फिर हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। अच्छा, आपको हिम्मत नहीं हारनी, पहले चरण में आप कम से कम इसको शुद्ध करने का प्रयास करो।
आप ये करने जाओगे तो इसमें से काफी कुछ सही जाएगा, कुछ कठिन भी हो सकता है, मतलब गलत भी हो सकता है, और हो सकता है इसमें से आपको याद हो, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ये सारा। अच्छा, चीजें कठिन तब होती हैं जब सबको मिला के मिश्र के रूप में, सबको भला बुरा अच्छा काला पीला सब मिला के पूछ लिया जाए, तब यदि उत्तर दे पाता है बच्चा। तो पृष्ठ 3 में मैं मिश्र को लेने वाला हूं, अभी नहीं ले रहा हूं मैं, पृष्ठ 3 में लूंगा, मिश्र लूंगा मैं इसको। ये स्वर संधि की बात कर रहा हूं, ये खास बात है। देखो ये खास बात है कि परीक्षक तो व्यंजन भी जोड़ देगा, परीक्षक तो स्वर भी जोड़ेगा, और परीक्षक आपके प्रश्न में विसर्ग संधि भी जोड़ देगा, परीक्षक आपके प्रश्न में हिंदी के तद्भव संधि को भी जोड़ देगा। लेकिन मैं शुद्धता से अभी केवल और केवल तत्सम स्वर संधि को आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रयास कीजिए, कैसे बना पा रहे हो आप बताइए, फिर मैं इसका उत्तर देता हूं, और उत्तर के बाद फिर आप मिलाएंगे और देखेंगे कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। बनाइए, सबको बनाइए जल्दी से। मैं उत्तर देता चलता हूं। देखिए, हिमालय सबको पता है, हिमधन आलय, इसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, हिमधन आलय है ना, हिमधन आलय, ये हो गया पहला। देवधन, यहां भी वही आलय। देवी अर्चना, क्या करेंगे, देवी अर्चना, अर्चना यण संधि, ये क्या है, यण संधि है ये, यण। ये क्या था, दीर्घ था, ये दोनों में दीर्घ था। हरे, इसमें देखिए हरे धन ए, हरे धन ए, ये है अयादि संधि, है ना। यते, यते धन ए, यते धन ए, ये क्या है, ये भी अयादि संधि है। वित्तेषणा, यहाँ देखिए वित्त, वित्त माने धन, ऐसा यानी इच्छा, धन की इच्छा को कहते हैं वित्तेषणा। और प्रेक्षक में गुण संधि है प्रधन इक्षक, प्रधन इक्षक, ये सामान्य संधि थी, इसको आपको बनाना था। और इसमें वही जो पहले मैं बात कर चुका हूं, यदि आप सीधे बनाएंगे तो नहीं आएगा समझ में। यदि आप पीछे जाएं, यदि फर्स्ट टाइमर हैं आप, तो पीछे जाएं, देखें औ मिलके क्या होता है, औ मिलके क्या होता है, और ए मिलके क्या होता है, आई होता है। ऐसी स्थिति हो, एक के स्थान पर अय आदेश होता है तो आदि संधि कही जाती है। यहाँ पे यण संधि है, वी में जो ई है उसको य हो गया तो दर्चना बन गया। अर्चना का जो अ है छोटा है, ह्रस्व अ, इसलिए य में अ ह्रस्व वाला लगा। ये साधारण संधियां हैं जो हमें आनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं यथेच्छ में। तो देखिए यथेच्छ को देखिए आप, यथेच्छ में क्या करेंगे हम, यथेच्छ में हमने क्लिष्ट में क्यों रखा है इसको, क्योंकि यहाँ काफी कुछ बातें ऐसी हैं जो इसकी तरह नहीं है, थोड़ा सा क्लिष्ट है। जैसे इसका हो गया यथाधन इच्छा, अब आ जो है ना उसका लोप हो गया यहाँ पे। यथेच्छ में यथाधन इच्छा संधि विच्छेद है, जब जोड़ते हैं तो आ जो है अ बन जाता है, ऐसा नियम है, तो यथेच्छ बन गया। यथेच्छ का प्रयोग कैसे करेंगे, भाई तुम यथेच्छ खा लो, जितना खाना हो उतना, इच्छा के अनुरूप। यथेच्छ में समास है, इच्छा के अनुरूप यथेच्छ। इच्छाम अनतिक्रम्य, संस्कृत में क्या है इसका, इच्छाम अनतिक्रम्य यथेच्छम। हिंदी में बोलेंगे इच्छा के अनुरूप यथेच्छ। यथेच्छ भोजन कर लो, यथेष्ट पानी ले लो, जितना इष्ट है 2 बाल्टी 4 बाल्टी यथेष्ट पानी भर लो, यथेष्ट भोजन कर लो। तो यथेष्ट इष्ट के अनुसार, यथेच्छ इच्छा के अनुसार, इस तरह से शब्द बनते हैं। तो इच्छा मूल शब्द है। हमारा विच्छेद का क्या नियम है, विच्छेद का नियम है 2 मूल शब्द अलग अलग होंगे, यथा एक अव्यय है, इच्छा एक शब्द है, इसलिए हम इच्छा के रूप में तोड़ेंगे। इच्छ कुछ नहीं होता है। प्रत्यक्ष में देखिए प्रति नाम का एक शब्द है, हम जानते हैं, और अक्षी, यहाँ जो शब्द है ना वो अक्षी है, अक्षी का मतलब होता है आंख। अब जैसे आप पे आ का अ हुआ है, ऐसे जो ई है उसको अ हो गया है, ये देखो प्रत्यक्ष, ये ई जो है वो अ बन गया, ऐसा होता है, इसलिए प्रत्यक्ष बनेगा। इसलिए हमने इसको कठिन वाले में, क्लिष्ट वाले में रखा है, ये याद करना पड़ेगा, इसका कोई
कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमा दिया आ गया, ऐसा नहीं है, बार बार आप करोगे जब जाके याद हो पाएगा। त्रक्ष भगवान शिव के लिए हम बोलते हैं इसका प्रयोग, त्रिधन अक्षी। यहाँ भी जो अक्ष है ना, यदि आप इसका विच्छेद अक्ष करते हो, त्रि अक्ष, अब ध्यान देना, यदि आपने त्रि अक्ष विच्छेद किया है, इसका अर्थ होगा तीन धुरी, तीन धुरी है जिसकी, या तीन धुरी वाला। तो त्रक्ष तीन धुरी, भगवान शिव तीन धुरी वाले हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, भगवान शिव तीन आंखों वाले हैं। तीन आंखें उनकी, एक मस्तक से भी उनकी एक आंख आती है ना, जिससे वो, जिसे ज्ञान चक्षु कह सकते हो आप। तो भगवान शिव त्रक्ष है। त्रक्ष कैसे है? त्रिधन अक्षी त्रक्ष। तो अक्षी करोगे तो आंख अर्थ देगा, भगवान शिव अर्थ देगा। ये ध्यान रखना, ये त्रक्ष जो है ना, तुम्हारे मामा और चाचा का नाम नहीं है त्रक्ष, ठीक है? ये धरती और आकाश का नाम नहीं है। त्रक्ष का मतलब भगवान शिव। जब भगवान शिव अर्थ है तो तीन आंखों वाले, तो तीन आंखों वाले अर्थ जो है ना अक्षी से आ रहा है। अक्ष लिखोगे तो गलत हो जाएगा, अक्ष कुछ होता ही नहीं है। त्रिधन अक्ष, अक्ष तो धुरी होती है, धुरी वाला अर्थ इसमें नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर ये सही होगा, ये गलत होगा। और जिन पुस्तक वालों ने त्रिधन अक्ष लिख रखा है उन्होंने भारी भूल की है। उनको समास का नियम नहीं पता, उनको संधि का नियम नहीं पता, नहीं उनको शब्द का अर्थ पता है। तो त्रिधन अक्ष करोगे तो तीन अक्ष वाला, तीन धुरी वाला ये अर्थ आएगा, और त्रिधन अक्षी करोगे तो तीन आंखों वाले शिव अर्थ आएगा। और हमारा जो त्रक्ष शब्द है वो शिव के लिए है, इसलिए उन महानुभावों की सारी संधियां गलत है जिन लोगों ने त्रिधन अक्ष कर रखा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमने खास करके कट लगा देता हूं मैं। पृथ्वी, इसमें क्या होगा? पृथ्वी धन ईश, ऐसा होगा। पृथ्वी धन ईश, ऐसा होगा। क्योंकि एक शब्द तो होता है पृथ्वी, एक शब्द होता है पृथ्वी, और एक शब्द होता है पृथ्वी। दोनों धरतीवाचक शब्द हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ जो हमारा शब्द है वो ये वाला है, पृथ्वी वाला है, पृथ्वी ये वाला शब्द है, इसलिए हमारा विच्छेद होगा पृथ्वी धन ईश। प्रेषिति देखो आप, है ना? प्रेषिति देखते हैं, प्रेषिति में क्या होगा? ये देखो, प्रेषिति का विच्छेद होगा प्र प्र धन इशिति, प्रधन इशिति, ऐसा होगा। ठीक है? और नारायण देखो, भगवान विष्णु का नाम है नारायण, इसका होगा नारा धन अयन, है ना? नारा धन अयन ऐसा होगा, नार धन अयन नहीं होगा, नारा धन अयन होगा। मैं स्पेसिफिकली जोर देके इस बात को कह रहा हूं, नारा धन अयन होगा, नारायण, दीर्घ संधि हो गई नारायण। अब इसमें मैंने इसको क्लिष्ट में क्यों रखा? क्योंकि कोई बच्चे नार धन अयन करेगा, कोई धन नर धन आयन करेगा, कोई नर धन अयन करेगा। तो ये कोई अयन को आयन करेगा, कोई नारा को नर करेगा। तो कोई लिखेगा नर नार प्लस आयन करके कहेगा सर ये क्यों नहीं होगा? अरे कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा, अब बताते चलेगा क्या क्या नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं मैन की स्पेलिंग अंग्रेजी में MAN है, आप कहोगे साहब MAIN क्यों नहीं होगा? तो मेरे को क्या पता क्यों नहीं होगा, ये बेवकूफी बातें नहीं करनी है। मैन का स्पेलिंग MAN है तो है, गर्ल का स्पेलिंग GIRL है तो है, अब तो वो जी जवल ER क्यों नहीं होगा? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होगा। रटो भाई, जो चीज जिस रूप में है वो रटना पड़ेगा, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कई बच्चे तर्क करते हैं, बड़ा तर्कवादी बनते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं तर्कवादी बनते हैं, ऐसा क्यों नहीं होगा? अरे नहीं होगा भाई, हमारा हमारा जो बाप है पहले से वही बाप रहेगा। वो ताऊ मेरा बाप क्यों नहीं होगा? अरे नहीं होगा यार, तेरा बाप बाप होगा। मेरी माँ रहेगी, कोई पड़ोसन कोई गोरी है वो मेरी माँ थोड़ी बन जाएगी। मूर्ख ऐसी बात नहीं करनी अपने को, है ना? जो निर्धारित हो चुका है, ये मेरे पिताजी हैं तो मेरे पिताजी ही रहेंगे, मेरी माँ है तो मेरी माँ ही रहेगी। भारत देश, हम भारत में क्यों जन्मे? अरे भाई मेरे को क्या पता क्यों जन्मे,
भारत में जन्म हो गया, भारत को भारत मानो, चलो ठीक से, इधर उधर की बात मत करो। भगवान बुद्ध ने ऐसों को लताड़ा था, मूर्ख कहीं का, चुप रहे, बकवास मत कर। माँ अति प्राक्षी ही कहा करते थे, ज्यादा मत पूछो, जो अपने पास, जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होना है, जिससे अपने को लक्ष्य की प्राप्ति होनी है, जिससे हम सुखी होंगे, उसी पे केंद्रित रहो, ऐसा भगवान बुद्ध कहा करते थे। तो आप ऊट पटांग प्रश्न करके ज्यादा तर्कवादी मत बनो, आप बिल्कुल जो अनुशासन है उसमें चलो, बार बार आवृत्ति करो, निपुण बनो, योग्य बन के पास होकर के सुखी जीवन यापन करो। तो नाराधन अयन नहीं होगा, है ना, नारधन अयन नहीं होगा, नाराधन अयन होगा, ये मैंने टिक लगा दिया। ये देखा आपने कैसे हमारे जो क्लिष्ट वाले थे वो ऐसे बनते थे, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपवाद वाले में। अपवाद वाले के लिए आपको जगह बनानी होगी अपने दिमाग में, अपवाद वाला कैसा होगा। देखो, अपवाद के लिए मैं यहाँ पे दो तीन शब्दों को यहाँ लेता हूँ। देखिए अपवाद में, अब अपवाद में वही बात आ गई क्या, आपको अपवाद में वही बात आ गई, आपको अपने मन से कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, जो है उसको सही मानना है। इसमें तो कुछ हम कह भी नहीं सकते, बिल्कुल जैसा वैसा करना है। अब जैसे मनीषा है, तो इसमें क्या मनस धन ईसा होता है, मनस धन ईसा होता है। और संस्कृत में क्या है, ये पूर्व रूप संधि में आता है, पूर्व रूप नहीं, पर रूप संधि में आता है। संस्कृत में ये पर रूप संधि का उदाहरण है, पर हम लोग पर रूप पूर्व रूप नहीं मानते हिंदी भाषा में, हम इसको अपवाद में लेके जाते हैं। अक्षोहिणी, अक्षधन, अक्षधन ऊहिनी, ऊ बड़ी है, ही छोटी है, नी फिर से बड़ी है। अपराह्न, इसका होगा अपर धन आहन। इसमें देखिए न, न कैसे शिफ्ट हो रहा है, न बन रहा है। इसमें तीन संधि अपराह्न में, एक तो अ मिल के आ हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो हलंत है हॉ पे जा रहा है जुड़ने के बाद। और नंबर थ्री, र के कारण न बन रहा है, देखो न बन रहा है। इसमें कितनी संधियां हैं, इसमें तीन संधियां हैं, तीन। विश्वामित्र देखो, विश्वधन मित्र, क्या है, विश्वधन मित्र। लोग अमित्र कर देते हैं, अमित्र नहीं होगा, विश्वधन मित्र ऐसा होगा। प्राण देखो आप, प्राण अपवाद है, इसका होगा प्रधन ऋण, प्रधन ऋण। वत्सराण देखो आप, वत्सर धन, वत्सर धन ऋण। तो देखा आपने, संधि सिखाने के बाद मैंने संधि का पहला संवर्ग लिया सरल वाला, फिर मैंने दूसरा लिया कठिन वाला, फिर मैंने तीसरा लिया अपवाद वाला। जिनको तीनों चीजें आती हैं वो संधि के सारे प्रश्नों को कर पाएगा। और कोई ये सोचता है कि सरल सरल सीख लिया संधि आ गई, तो वो बहकावे में है, वो केवल 50% काम कर सकता है, 100% संधि शब्दों को नहीं कर पाएगा वो। मैं चाहता हूँ ये सब हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज है जो स्थिर प्रकृति की है। आप देखो जीके में जाओगे या कोई अन्य विषय लोगे ना, तो वहां तो बहुत लंबा चौड़ा मामला है, इतना सारा पढ़ने के बाद आपके एक नंबर प्रश्न मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे एक 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 सीमित क्षेत्र का काम है, सीमित बातें सीख लो, पूरे के पूरे नंबर लाओ। ये आज भी वही सही है, कल भी वही सही रहेगा, 10 साल बाद भी ये यही रहेगा। ये इसको कहते हैं स्थिर प्रकृति के प्रश्न। तो ये हिंदी की खासियत है कि सारे प्रश्न स्थिर प्रकृति के हैं, इसको आप बढ़िया से पढ़ के पूरे नंबर ला सकते हो। रटना तो पड़ेगा, देखो यदि अधिकारी बनना है तो कुछ चीजें रटनी पड़ेगी, कुछ माथाखोड़ी करनी पड़ेगी, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आप, अब हम लेते हैं अब हम आते हैं मिश्र प्रकृति के शब्दों की तरफ। मिश्र, मिश्र को मिश्र भी कहते हैं और मिश्रित भी कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं मिसेलेनियस, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मिसेलेनियस बोलते हैं। तो मिश्र और मिश्रित प्रकृति में हम सारे मिक्स करके देते हैं, फिर आपसे करने के लिए कहेंगे। देखिए हमारे पास शब्द है
एक शब्द है कंबल धन ऋण, है ना। एक शब्द है शरद धन ऋतु। एक शब्द है परम धन ऋत। एक शब्द है प्रधन ऋक्षति। एक शब्द है उत्तम धन ऋण। एक शब्द है वसन धन ऋण। एक शब्द है स्वैरिणी। और शब्द है हमारे पास स्वैर, है ना। ये अपवादों और सामान्य सब मिला के हम इसमें पूछे जा रहे हैं आपसे। आप इसको बताइए सबको। फिर हम लेंगे हव्य। फिर हम यहां लेंगे स्वैच्छिक। जितेंद्रिय। स्वच्छ। हम ले सकते हैं इसमें बिंबधन ओष्ठ। और हम लेंगे जलधन ओघ, है ना। हम लेंगे शब्दधन ऋषि। हम लेंगे दस धन ऋण। हम लेंगे गव्य। हम लेंगे नाव्य। ये मैंने मिश्रित प्रकृति के शब्दों को लिया है। और आप विश्वास मानो, यदि आपका अध्ययन नहीं है तो आप 50% अंक भी मुश्किल से ला पाओगे। मैं इसका अंकन कर देता हूं। अंकन कर दिया मैंने। अब आपको बताना है कि किस नंबर का कौन सा प्रश्न किस तरह से विच्छेदित होगा या संधियुक्त होगा। ये मिश्रित प्रकृति के शब्द हैं। एक शब्द मैं ऊपर लिख देता हूं, इसलिए मैंने जानबूझ के 10 नंबर छोड़ा है, ऊपर ले लेता हूं। मिश्रित प्रकृति के हैं। इनको शुरू करो, बनाना शुरू करो, देखो क्या हो पा रहा है। फिर उत्तर की प्रतीक्षा करो। मैं उत्तर बताऊंगा अभी आपको सबको। मैं 2 शब्द और लिखूंगा, 20वां और एक लिखूंगा 10वां। 10वां और 20वां लिखने जा रहा हूं मैं। पहले आप प्रयास करके इनको शुरू करो।
20वां हो गया। और 10वां ले रहा हूं मैं, गवाक्ष। आप भी बनाओ उसको, पहले बना लो और फिर मैं उत्तर दूं तो मिलान कर लेना। ये है साहब, ये चीजें हैं इसमें मिश्र मिले हुए हैं सारे इसमें। और ध्यान रखना है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आदमी पहले 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 सीखता है साइकिल चलाना, पहले पहले हैंडल पकड़ना सीखता है, पैदल चलाना सीखता है, फिर हिम्मत करके वो चलाना सीखता है, फिर भीड़ में चलाता है। इसके बाद कहीं प्रैक्टिस करते 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 वो निश्चिंत होकर चलाना सीख पाता है। तो परीक्षा का मतलब है सारी क्लिष्ट और सामान्य बातों को मिश्रित करके फिर वो पूछता है, और हम भ्रांत हो जाते हैं। जिसमें भ्रांति नहीं है, जिसमें स्पष्टता है, जिसमें निश्चितता है, वो अधिकारी बनता है। जो भ्रांत है, जो सावधानी से केंद्रित होकर काम नहीं कर रहा है, वो फेल होता है, फेल होकर जीवन यापन करता है। तो मैं आपको फेल होकर जीवन यापन करने नहीं दूंगा, आप सफल होइए। बस आपकी जो एनर्जी है ना, भयंकर एनर्जी आपके पास है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना कहते हैं अंग्रेजी में। चैनलाइज कर लो, उस सारी एनर्जी को एकबद्ध कर लो, एकदम सीमा में डाल दो। है बड़ा मुश्किल काम। और जिस दिन आपने सारी एनर्जी बांध के रख दिया, पढ़ाई में डाल दिया, देखो 4 महीने बाद आपको हर विषय में निपुणता आ जाएगी। पहले हिंदी में निपुणता की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी में निपुण बनो पहले। भारत की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पे ये शब्द संधि नहीं आते हो। हर परीक्षा में ये है, हर परीक्षा में ये है। स्पेसिफिक इंजीनियरिंग वगैरह को छोड़ दे तो हर परीक्षा में ये प्रश्न आए पूछे जाते हैं, है ना। वो चाहे इंजीनियर भी हो ना, उसको भी जब वो बीएससी देता है, जब बीटेक करता है, तो हिंदी का पर्चा उसके सामने रहता है। 12वीं में हिंदी का पर्चा रहता है, 10वीं में हिंदी का पर्चा रहता है। आगे भी आरएस बनता है, आईएएस बनता है, तो उसे हिंदी का पर्चा देना पड़ता है। हिंदी का पर्चा बिना संधि जाने शब्द आप बना ही नहीं सकते। संधि जानना जरूरी है शब्द निर्माण के लिए। तो यदि मैं इसको कितने का मानूं, 20-25-100, एक शब्द 5 नंबर का है, तो ये हमारे पास शब्द कितने हैं, ये 100 शब्दों 100 अंकों का है। ये एक प्रश्न 5 अंक का है। इसमें अपवाद भी शामिल है, सामान्य भी शामिल है। तो एक बार नहीं आएगा, ठीक है, एक बार फिर से हमारा एक से शुरू करो। आप हमारा जो चैनल है उसमें एक से आओ, वर्णों को तोड़ना सीखो पहले, इसके बाद दूसरे पे आओ, फिर तीसरे पे आओ, फिर चौथे पे आओ। अच्छा, जो कठिन लगे छोड़ दो, जो कठिन लगे छोड़ दो, एक बार सरल सरल कर लो, अगले चरण में कठिन को करो। जैसे ये प्रश्न करने का कोई मतलब नहीं है यदि आपने पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, तो पहले आप सरल सरल करो। मेरे संधि के जो रूल बता रखे हैं, दीर्घ संधि के, गुण संधि के, वृद्धि के, यण के, पहले उसको कर लो, इसके बाद इस पे आओ, देखो सब होने लग जाएगा। और जब कुछ भी नहीं आए ना, तो हनुमान जी की तरह पूर्वा पर्वत उठाओ, उठा के लेके पहुंच जाओ लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी का जान बचा लोगे आप। हनुमान जी ने क्या किया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन सी संजीवनी बूटी है, उठाया चले आए। तो आपको हनुमान इस सेंस में बनना है कि आपको यदि नहीं पता कैसे कैसे बनता है, छोड़ दो, आप पूरा रट्टा मार लो, सबका रट्टा मार लो, काफी कुछ बात आपकी सही जाएगी। अरे नहीं मामा से काना मामा अच्छा, कुछ तो सही होगा, कुछ ही से तो फेल होते हैं बच्चे। आइए इसका उत्तर देते हैं। कंबल धन, ये अपवाद है, ये बनेगा कंबलार्न, कंबलार्न। आपने बना लिया सारा। शरद ऋतु देखिए, शरद ऋतु ऐसे बनेगा। शरद, कोई संधि नहीं है इसमें, द री से बन गया शरद ऋतु। इसमें बने परमर्थ, ये परमर्थ, ये गुण संधि का उदाहरण है। ये गुण संधि नहीं है, ये वृद्धि है, प्रार्चति, अपवाद है ये।
प्रार्छति, ऐसा बनेगा। उत्तमर्ण बने, ये गुण संधि का उदाहरण है। उत्तमर्ण। बसनार्ण, ये फिर अपवाद आ गया। बसनार्ण। स्वरिणी, ये फिर अपवाद आ गया। स्वधन ईरिणी। स्वर, ये आरपीसी ने पूछा था अभी 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 2 महीने पहले कोई एग्जाम हुआ तो उसमें स्वर शब्द आया था। स्वर क्या है? स्वर अपवाद है। कैसे बनेगा? स्व धन ईर। हव्य हो धन य। गवाक्ष गो धन अक्षी। स्वैच्छिक स्व धन ऐच्छिक। जितेंद्रिय जित धन इंद्रिय। जितेंद्रिय। स्वच्छ सुधन अच्छ। बिंबोष्ठ, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? बिंबोष्ठ। ये वृद्धि नहीं होगी, अपवाद है ये बिंबोष्ठ। ये जलोग कैसा बनेगा? ये बनेगा जलौघ, वृद्धि हो जाएगी। जलौघ, जल का प्रवाह। जलौघ। इसमें गुण होगा, ये बनेगा शब्दर्शी। क्या बनेगा? शब्दर्शी। ये अपवाद है, ये बनेगा दशार्ण। क्या बनेगा? दशार्ण। और गव्य का क्या बनेगा? गव्य का बनेगा गोधन य। गोधन य गव्य बनेगा। नाभिका क्या बनेगा? नाभिका बनेगा नौधन य। और गुरुवृद्धि का क्या बनेगा? इसका बनेगा, ये देखो यहां बना देता हूं मैं, गुरु धन वृद्धि। तो ये मैंने आज संधि पढ़ाई थी। पहले वर्ण पढ़ाया, वर्ण बताया। वर्ण में मैंने बहुत सारी उत्तेजक बातें की। वो क्योंकि देखिए, जब अव्यवस्था देखते हैं ना तो मन उद्वेलित होता, मन दुखी होता है, इसलिए मैं कई बार उत्तेजित हो जाता हूँ। और सरकार जो है ना, क्या क्या करेगी सरकार? सरकार को हम सब कुछ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। तो मैं भारत सरकार की ओर से हिंदी सुधारने की जिम्मेदारी ले रखी, यूं ही मैंने हिंदी को सुधारने की जिम्मेदारी ले ली है। किसकी तरफ से? भारत सरकार और भारतीय हिंदी भाषी जनता की ओर से। अब सरकार मेरे को पैसा दे चाहे नहीं दे, जनता मेरे को पैसा दे चाहे नहीं दे, मैं मान न मान मैं तेरा मेहमान बन गया हूँ। जो भी है, मैं हिंदी को सुधार के रखूंगा, ये बात तो है। ये हिंदी कचरा तो चलने नहीं दूंगा मैं देश में। हिंदी बढ़िया से आपको करना। क्यों? कि मुझे संस्कार है हिंदी का, मुझे संस्कार है अंग्रेजी का, मुझे संस्कार है, मेरे खून में घुसी हुई है संस्कृत भाषा, और मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे व्यवहार में घुसे हुए मेरे पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य चरण। तो उन लोगों के ऋण तो उतारूंगा मैं, उनका ऋण उतारूंगा और हिंदी को शुद्ध करूंगा, बढ़िया करूंगा। क्योंकि लोग बाग दुनिया भर के पंचायती करते फिरते हैं। इस बार मैं जो होने वाला है ना राष्ट्रीय क्या विश्व जो हिंदी दिवस मनाते हैं, इसमें जाके ना आयोजकों को सुनाऊंगा, जाके इस बार मैं घुस जाऊंगा बिना पास के, बोलूंगा तुम लोग हिंदी तो ठीक करो, तुम बातें कर रहे हो, हिंदी के प्रति प्रेम दिखाते हो, हकीकत ये है। तो मैं इस पे करूंगा, सब पे काम करूंगा। थोड़ा समय नहीं है, संसाधन नहीं है, दिक्कत हो जाती है। अब रोजी रोटी चलाने में फंसे रहते हैं, हम कोई क्रांतिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये थैंक गॉड इनको, ये टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से हम अपनी बात को
विश्व मंच पे रख पा रहे हैं। मेरी बात कोई भारत सरकार को पहुंचा देता ना, तो उसकी तो ऐसी मैं धज्जियां उड़ा दूं भारत सरकार के लोगों का, जो हिंदी में बन के बैठे हैं ना, ये मठाधीश, इनके सबके गद्दी को छीनना है मेरे को, सबको बाहर करना है, व्यवस्थित हिंदी को स्थापित करना है। क्योंकि हिंदी इतनी बदसूरत नहीं है जितना इन लोगों ने बना रखा है। हिंदी के लोगों ने हिंदी में कालिख पोत रखी है इन मूर्खों ने। तो हम चाहते हैं हिंदी माता के मुंह से कालिख मिट जाए, भ्रांति मिट जाए, और हम चाहते हैं अनुच्छेद 351 में जो बात कही गई हिंदी के बारे में, उसके अनुरूप हिंदी चले। और हम चाहते हैं हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, अब एक बच्चा अमेरिका से आया हुआ मेरे पास पढ़ रहा है, अमेरिका का है वो हिंदी आती नहीं उसको, हिंदी पढ़ने आया हुआ है। अब मैं उसको कौन सी हिंदी पढ़ाऊं? ये कचरा हिंदी पढ़ाऊं मैं उसको? कचरा मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं बताऊंगा, देख भाई ये कचरा है, भारत सरकार की जो हिंदी है ना, ये जो संधि बंदी है ना, ये कचरा है, सही हिंदी ये है। उसको कोई बढ़िया, उसको कोई कंपटीशन नहीं देना, हिंदी सीखनी है। तो मैंने कहा तू जा और हार्वर्ड में अपनी बात रख, ये बोला मैंने। तो हिंदी में जो कमियां हैं वो हम सब मिलकर दूर करें, उसका सही व्यवहार करें। हमारे बच्चों ने क्या अपराध किया गलत हिंदी पढ़ेंगे? क्योंकि कुछ अधिकारी, कुछ प्रोफेसर, कुछ हिंदी के जानकार लोग भ्रांत हैं, इसलिए हमारे बच्चों को भ्रांत होना चाहिए हिंदी में। ये क्या तर्क है? दुनिया में सब कुछ सुधर रही है, केवल हिंदी नहीं सुधर रही है। क्यों? ऐसा क्यों भाई? हिंदी भी सुधरनी चाहिए। और हिंदी को सुधारेगा कौन? हिंदी तो सुधराई है। हिंदी का सही रूप सीखने की आवश्यकता है। तो मैंने पहले संधि ली है, स्वर, अब मैं व्यंजन लूंगा, फिर विसर्ग लूंगा। इससे पहले ये प्रैक्टिस मैंने दी है आपको। और ये सारा दिशा दर्शन के लिए विस्तार से, यदि आपको टॉप 5 में आना है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि भाषा से आप 100% अंक यदि आना है, लाना है, तो आप मेरे पास आइए, मैंने नंबर दे रखा है इसमें, तो इस नंबर पे आइए। तो इससे जो है मैं आपको टॉप 5 में ला दूंगा हिंदी में, वो चाहे विश्व की कोई परीक्षा हो, आप हिंदी बहुत अच्छी सीख जाएंगे। मेरे संपर्क है। और ये बात मैंने जो शुरू की है ना, ऑनलाइन वाला ये पद्धति, ये बताने के लिए की है कि देखो भाई हिंदी का ये स्वरूप है। एक झलक झलक दिखला जा गाना है ना वो, तो झलक दिखला जा वाली बात है ये, ताकि आपको पता चले कि हिंदी का सही स्वरूप क्या है। तो आज मैं यहीं स्वयं को विरमित करता हूं और आप सबको एक बार पुनः साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापन करने की इच्छा रखता हूं। धन्यवाद।